नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल A3 एकेडमी पर। तो सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और जो नए लोग पहली बार इस वीडियो के माध्यम से चैनल से जुड़ रहे हैं, अब तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई पता नहीं क्यों नहीं किया हुआ है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और अपने फ्रेंडों को भी बताइए कि सुबह 7 बजे सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सुबह 7 बजे अमित सर की लाइव क्लास होती है A3 एकेडमी सतना पर, तो बिल्कुल उसे ज्वाइन करिए। एकदम रेगुलर क्लास होगी, किसी दिन भी छुट्टी नहीं होगी। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि कुछ टेक्निकल इशू हो जाए या कुछ कारणवश परिस्थितियों बस मैं वीडियो ना बना पाऊं, उसकी बात अलग है, वरना रेगुलर क्लास होगी। और जब भी क्लास नहीं होगी तो आप लोगों को उसके बारे में जानकारी जरूर दी जाएगी। मैं देख रहा था कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में भी या जहां पे भी इनका ग्रुप बना हुआ है कि सर कल क्लास होगी कि नहीं होगी। बच्चा बिल्कुल क्लास होगी, क्यों नहीं होगी। अगर क्लास नहीं होगी तो उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और एक बात मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो लोग बार बार मेरे से पीडीएफ मांगते हैं, आपको पीडीएफ जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी तो एक चैप्टर की कंप्लीट पीडीएफ सवाल सहित, केवल थ्योरी की पीडीएफ नहीं, सवाल सहित आपको अपने ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। तो प्लीज परेशान मत होइए। जब मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट आकर के रेगुलर क्लास ले रहा हूँ 7 बजे से, केवल आपको एक बात मांगता हूँ, केवल आपसे एक काम रहता है कि आप 30 से 40 मिनट की ये जो क्लास रहती है उसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और यदि आपके पास समय है, अगर है, तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। नहीं है मत करें, केवल वीडियो को देखें, क्योंकि मेरा उद्देश्य और A3 एकेडमी का उद्देश्य केवल एक है कि जितने लोग भी जुड़े वो ईमानदारी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज हम लोग सवालों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जैसा आपको स्क्रीन में ऊपर दिख रहा होगा, अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण का ये पार्ट कौन सा है? तीसरा है। हम लोग पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं। अभी पार्ट 1 और 2 क्या है? इसका मतलब ये कि अलाभकारी संगठन के बारे में, उस चैप्टर के बारे में हम लोग पहले दिन बात की, फिर दूसरे दिन तो पार्ट 2 आया, फिर तीसरे दिन तो पार्ट 3 आया। तो आज ये पार्ट तीसरा है। अब देखिए, जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें, तब आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। ठीक है, ओके। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी जाएगी, या तो आप जाके ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आप ऊपर देखिए तो वहां पे आई बटन में पार्ट 1 आएगा और फिर अभी पार्ट 2 आएगा, तो वहां से क्लिक करके भी आप उसे प्ले कर सकते हैं। डायरेक्टली वो प्ले हो जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग रिवीजन तौर पे भी देखना चाहते हो तो वहां से भी इसको प्ले करके देख सकते हैं। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। बच्चा, कल हम लोगों ने प्राप्ति भुगतान खाता को बनाते समय ध्यान रखे जाने वाली योग्य बातों के बारे में चर्चा की। आज हम लोग सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। सर, आपने आय व्यय खाते और उसकी विशेषताएं और प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाते में अंतर, इनके बारे में आपने थ्योरी नहीं पढ़ाया। बच्चा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा जैसे कि मैं पढ़ा ही रहा हूं। मैं आपको पूरे सवाल करवाऊंगा, मैं पूरे आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने वो थ्योरी पढ़ी, अब उसके हम लोग सवाल पढ़ेंगे। भाई, प्राप्ति भुगतान खाते की तो सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया प्राप्ति भुगतान खाता बनाते कैसे, प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं क्या होती हैं, प्राप्ति भुगतान और रोकड़ खाते में अंतर क्या होता है, प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग प्राप्ति भुगतान खाते के क्या पढ़ेंगे? सवाल। और जब प्राप्ति भुगतान खाते के सवाल कंप्लीट हो जाएंगे और आय व्यय खाते के सवाल स्टार्ट होंगे तो उन सवाल स्टार्ट होने से पहले थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आप अमित सर से अकाउंट पढ़ रहे हो तो आपको मेरे नजरिए से अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, और मैं जिस टॉपिक से बात करूंगा, मैं जिस आयाम की बात करूंगा वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोर कर दूं कि लगातार 4 दिन थ्योरी पढ़ाऊं फिर सवाल पढ़ाऊं, तो वो चीजें आपको करंट में आएंगी। अब देखिए, अगर आपने कल की क्लास ली होगी तो आपको प्राप्ति भुगतान खाता बहुत सरल समझ में आ जाएगा। पता है कैसे? बात को समझो। कल हम लोग बात कर रहे थे प्राप्ति भुगतान खाते की, तो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और बड़ा अच्छा लगता है आप सभी लोगों से रूबरू होकर। और सच मानिए तो एक अजब सा रिश्ता बन गया आप सभी लोगों से। ये जो मुखातिब होता हूं मैं, बस थोड़ा सा क्लास में जब मैं रहता हूं तो कमेंट की ओर कम ध्यान जाता है और रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो बिल्कुल हफ्ते में किसी दिन, एक दिन ऐसा जरूर रखा करेंगे जब आप लोगों से मैं डायरेक्टली बात करूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई भी दे पाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे अभी बातें कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने बात की थी प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय ध्यान रखने वाली योग्य बातों की। मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपन शीर्षक लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे शीर्षक ऊपर लिखा हुआ जैन क्लब थांदला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तारीख लिखते हैं जो लिखी हुई है फॉर द ईयर एंडिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके डेबिट पक्ष में क्या होती है, तो बोले डेबिट पक्ष में इसके होती है रिसिप्ट, और इसके क्रेडिट पक्ष में क्या होती है, बोले सर इसके क्रेडिट पक्ष में होता है पेमेंट, यानी कि भुगतान होते हैं।
ये सारी चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की, उसके बाद हम लोगों ने बात की कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में निम्नलिखित का लेखा नहीं होता। किनका? एक तो जो समायोजन होते हैं, हमने बात की थी हास और अशोध ऋण की। बच्चा ये बात उसी को समझ में आ रही होगी जिन लोगों ने अलाभकारी संगठन के वित्तीय ऋण का पार्ट 2 देखा होगा। मैंने आपसे बताया ना कि अगर आप रेगुलर क्लासों को ले रहे हैं ना तो निश्चित रूप से आपको बहुत मेरी सारी बातें समझ में आएगी। और प्लीज मेरी बातों को पूरा लास्ट तक सुनना, कोई भी शब्द छोड़ना नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया ना तो बच्चा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो क्योंकि मैं पूरा जोड़ के ही चल रहा हूं उन सब चीजों को। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको कल बताया था कि जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है वो वास्तविक प्रगति का होता है। प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में रिसिप्ट और क्रेडिट पक्ष में पेमेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजनों का लेखा नहीं किया जाता है। और समायोजन में मैंने बताया था स्पेशली कि हास यानी कि डेप्रिसिएशन और अशुद्ध ऋण इनका भी लेखा नहीं किया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें अदत्त व्यय नोट करके लिखवाया था कि प्राप्ति भुगतान में अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय इनका भी लेखा यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि यहाँ पर जो लास्ट ईयर है यानी कि जो बीता हुआ वर्ष है या पुराना वर्ष है उसकी भी अगर मद है तो यहाँ पे लेखा करेंगे, जोड़ेंगे। अगर करंट ईयर की कोई मद है तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे। और अगर एडवांस ईयर की है, एडवांस ईयर मतलब अग्रिम है, तो उसको भी क्या करेंगे, या नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट का मतलब एडवांस ही होता है, उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये बातें मैंने आपसे वहां पर की हुई थी। तो ये सारी बातें मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कल समझ में आई होंगी और आज जब हम लोग सवाल पे अप्लाई करेंगे तो चीजें आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। अब अगर बात करें रिसिप्ट में, रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्तियां। प्राप्ति का मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि मुझे कमीशन प्राप्त होता है तो वो रिसिप्ट में आएगा। अगर मैं कहूं कि कमीशन मैंने दिया या कमीशन भर लिखा हुआ पॉइंट को नोट करना, अगर मैंने लिया कमीशन प्राप्त हुआ तो वो रिसिप्ट में आएगा। अगर लिखा हुआ मैंने कमीशन दिया तो वो पेमेंट में आ गया, यानी भुगतान किया। भाई पेमेंट मतलब क्या होता है, भुगतान। अब कुछ मेरे महानुभाव, कुछ मेरे शिष्यगण वो कहते हैं कि सर इसको आप हिंदी से पढ़ाइए। भाई हद है मेरे, अब इससे ज्यादा हिंदी क्या चाहिए आपको। अगर आपको ये हिंदी समझ में नहीं आती है तो फिर कैसे हिंदी, क्या मैं पेमेंट ना लिख के भुगतान लिखूं, अमाउंट ना लिख के राशि लिखूं, इतना तो खुद भी पढ़ समझ सकते हो इन सब चीजों को। ठीक है, तो रिसिप्ट का मतलब प्राप्ति, पेमेंट का मतलब क्या होता है, भुगतान होता है। अगर कमीशन भर लिखा है तो पेमेंट कहलाएगा, याद रखना। फिर ये मत सोचना कि कमीशन भर लिखा है तो उसको हम प्राप्ति मानेंगे, जी नहीं। अगर वो प्राप्ति है तो वहां पर लिखा मिलेगा। जैसे अगर बात करें लिखा हुआ वेतन, तो वेतन क्या है, पेमेंट है। अगर लिखा हुआ वेतन दिया तो भी क्या है, पेमेंट है। अगर लिखा हुआ किराया तो किराया क्या है, भुगतान है। लेकिन अगर दिया हुआ किराया मिला तो वो क्या है, प्राप्ति है। और अगर किराया दिया तो भी भुगतान है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि अगर किराया बस लिखा है तो कभी भी उसको प्राप्ति नहीं मानेंगे। तो भुगतान क्यों मानते हैं, हमेशा भुगतान मानते हैं कि किराया हमेशा दिया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी, तो समझदार रहना। कमीशन है तो पेमेंट होगा, कमीशन दिया तो पेमेंट होगा, लेकिन कमीशन प्राप्त दिया हुआ है तो क्या होगा, वो प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि क्या भुगतान है और क्या प्राप्ति। भाई एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, ये क्या है, भाई भुगतान है। भाई बिजली क्या, भाई क्या भुगतान है, हम सब लोगों ने पढ़ चुका है। आय के क्या माध्यम होते हैं, व्यय की क्या माध्यम होती है। भाई आय ही तो क्या है, प्राप्ति है, व्यय ही तो क्या है, भुगतान है। आय के बारे में मैंने बताया, भाई चंदा हो गया, प्रवेश शुल्क हो गया, सदस्यता शुल्क हो गया, आजीवन सदस्यता शुल्क हो गया। कुछ याद आ रहा है, पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी, याद आ रहा है, विनियोग पर आय हो गया। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती थी, आय के माध्यम होते थे। और वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, यहाँ पे प्राप्ति कहलाएंगी। और अगर बात की जाए भुगतान की, पेमेंट की, तो जैसे जो व्यय के थे, मतलब बिजली व्यय हो गया, विज्ञापन व्यय हो गया, स्टेशनरी का व्यय हो गया, किराया हो गया, वेतन हो गया, बिजली फिटिंग का हो गया, पोस्टेज का हो गया, ये सारी क्या कहलाएंगे, व्यय। और यही सारी चीजें क्या कहलाएंगी, भुगतान। और जो नोट करने वाली चीजें थी वो मैंने आपको बता दी कि प्राप्ति भुगतान बनाते समय हमें दो बातों का बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय, इनका लेखा नहीं करना है। और जो भी संयोजन होता है इनका लेखा यहाँ पे नहीं करना है। किसी भी वर्ष के लेखे होंगे, चाहे वो खर्चे हों चाहे वो प्राप्तियां हों, उनका लेखा यहाँ करेंगे। और एक सबसे अंतिम बात सवाल चालू करने से पहले, कि जो भी प्राप्ति होगी चाहे वो पूंजीगत होगी, आगमगत होगी, उन सभी का लेखा यहाँ पर होगा। और जो भी भुगतान चाहे वो पूंजीगत होंगे चाहे वो आगमगत होंगे, सभी का लेखा यहाँ पर होगा। क्योंकि बच्चे यदि कल आपने मेरी क्लास ली होगी, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने ली ही होगी, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि चाहे पूंजीगत प्राप्तियां हो चाहे आगमगत प्राप्तियां हो, चाहे पूंजीगत व्यय हो चाहे आगमगत व्यय हो, उन सभी का लेखा यहाँ पर हम करेंगे। हाँ, आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर पूंजीगत प्राप्तियां और आगमगत आय क्या होते हैं, आगमगत प्राप्तियां क्या होती हैं। तो इनके बारे में जब हम लोग आय व्यय खाते की थ्योरी पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे।
बच्चा परेशान मत हो, आपके मन में जो भी सवालात है ना वो मेरे मन पे हैं, क्योंकि आपका और मेरा कनेक्शन एक बहुत ज्वाइंट सा होता जा रहा है। और यकीन मानिए अगर ये कनेक्शन जुड़ गया और मैं आपसे जुड़ गया ना, तो यकीन मानो अकाउंट में धमाल मच जाने वाला है। काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या अकाउंट बस मिलेगी स्टडी इकोनॉमिक्स? भाई मेरे अभी जो मिल रही है उसको तो प्रॉपर तरीके से पढ़ो। आप लोगों की ना आदत बड़ी खराब है, जो मिल रहा है उसको अच्छे से नहीं पढ़ना चाहते हो। और क्या मिले? अरे भाई पहले इसको तो कंप्लीट कर, ठीक है? 2.5 महीने में, मैं 3 महीने में अगर रेगुलर क्लास आपने लिया मैंने लिया तो कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ा देंगे बाद में इकोनॉमिक्स और स्टडी, क्यों परेशान होते हो? एक बार कनेक्शन तो जुड़ने दो हमारा आपका अच्छे से, ठीक है? चलो तो लोग बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। सर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिए तो थोड़ा सा लोगों को समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन में स्क्रीन में इसलिए लगवा दे रहा हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से मिला सको। हो सकता है कुछ बुकों में अगर वो क्वेश्चन नहीं है तो आप उसको मिला के कवर कर सकते हैं, ठीक है? देखो, अगर आपके पास नवबोध बुक लगती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या टीएमएच की लगती है, जिसकी भी लगती है ना, उन सभी की, या तो सिविलाल की। वैसे आपको मैं बता दूं कि मैं सिविलाल की बुक से पढ़ा रहा हूं, एक बार फिर से मैं बता दूं कि मैं सिविलाल की बुक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो उसके क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे ले रहा हूं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप, यदि आपकी स्कूल में नवबोध लग रही है तो आपसे नहीं बनेगा। आप क्वेश्चन उठाओ, आपको टॉपिक बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप अपने लगाइए। कोई भी दिक्कत है आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए या हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। कोई भी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हल आपको बताया जाएगा, ठीक है? बस धैर्य बना के रखिएगा। चलें, ठीक है? चलो तो लग गया सर क्वेश्चन स्क्रीन पे, ठीक है? एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन को। निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जैन क्लब थांदला का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है जैन क्लब थांदला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेट 31 मार्च 2018। हो सकता है जो नई बुकें हो वहां पे 31 मार्च 2019 लिख के आ जाए, तो परेशान मत होना। डेट जो भी होगी, या जो पुरानी बुक है उसमें 2017 लिखा हो तो आप 2017 लिख देना, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है क्या बनाना है? हमें प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है, ठीक है? तो हमें प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है, ठीक है? फिर दिया हुआ है पहला, 1 अप्रैल 2017 को रोकड़ शेष 880 रुपया है। बच्चा हम सबको पता है कि जो प्राप्ति भुगतान खाते की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? तो वो होती है पिछले वर्ष के अंतिम रोकड़ शेष से और इस वर्ष का प्रारंभिक रोकड़ शेष। तो ये 1 अप्रैल 2017 का रोकड़ शेष है, यानी कि 1 अप्रैल 2017 का मतलब क्या है कि 31 मार्च 2018 को जब हम ये बना रहे हैं तो ये हमारा क्या रहा होगा? बोले सर ये हमारा रहा होगा बैलेंस बीडी, सीडी नहीं रहा होगा, ओपनिंग। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? 2। अब ये मत बोलना 2 यहाँ और बाई यहाँ कैसे, इतना तो आप सबको पता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी प्रारंभिक रोकड़ शेष। कितना लिखेंगे हम? तो ये दिया हुआ है 880 रुपया। कितना दिया हुआ है? 880 रुपया, ठीक है? ये बातें मैं कल आपको बता भी चुका हूं कि शुरुआत कहां से करेंगे प्राप्ति भुगतान खाते की, ठीक है? आगे बात को समझो। लिखा हुआ है चंदा कितना दिया हुआ है? 7520। चंदा का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है? 7520। तो चंदा भी एक प्राप्ति होती है। 2 सब्सक्रिप्शन, ध्यान से समझते जाना, ठीक है? तो 2 सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 7520। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? चलो आगे दिया हुआ है दान प्राप्त। भाई दान प्राप्त है तो वो भी प्राप्ति होगा। टू डोनेशन रिसीव्ड, टू डोनेशन रिसीव्ड कितना दिया हुआ है? बोले सर दान प्राप्त दिया हुआ है 1600 रुपया। कितना दिया हुआ है? बोले सर ये दिया हुआ है 1600 रुपया। ओके, आगे दिया हुआ प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस, टू एंट्रेंस फीस। और एंट्रेंस फीस कितनी दी हुई है? बोले सर ये एंट्रेंस फीस दी है 860 रुपया। कितना दिया हुआ है? 860 रुपया, ठीक है? आगे अगर बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? रेंट रिसीव्ड। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर रेंट बस होता, किराया बस होता तो यहां आता, अगर किराया दिया तो भुगतान में होता, क्योंकि रिसीव्ड दिया हुआ है साफ साफ शब्दों में, तो यहां पे आएगा रेंट रिसीव्ड, ठीक है? कितना दिया हुआ है? बोले सर रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है यहाँ पे 1050 रुपया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज कहां पे आ गया? प्राप्ति है भाई, भुगतान है, हमने पेड किया होगा, तो बाई इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है? बोले सर इलेक्ट्रिक चार्ज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 680 रुपया। कितना दिया हुआ है? 680 रुपया। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? टैक्स, बाई टैक्स। टैक्स कितना दिया हुआ? बोले सर टैक्स दिया हुआ है 100 रुपया। ओके,
ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही मैं नीचे जाता जाऊंगा तो क्वेश्चन एक बार लगाने के बाद फिर सर हटा भी देंगे, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड दिखे। तो एक बार आप मैच कर लिया करना और किताब आप अपने सामने रख के फिर मिलाते चला करना, ठीक है। चलो उसके बाद सैलरी दी हुई है, तो बाई सैलरी कितनी दी हुई है? बाई सैलरी, बोले सर बाई सैलरी दी है 100 रुपया, 100 ही है ना, बाई सैलरी भी नहीं, सॉरी 4300 है, सॉरी 4300, 100 रुपया तो टैक्स था। आगे यदि बात की जाए तो क्या सचिव का मानदेय ऑनरम टू सेक्रेटरी, बाई ऑनरम टू सेक्रेटरी, सचिव का मानदेय, मानदेय मतलब होता है वेतन, सचिव मतलब सेक्रेटरी, पता ही है कितना है, बोले सर 500 है, ठीक है, ओके। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? विनियोग पर आय, विनियोग पर आय कहां पे आएगी? याद आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है, आय का प्रमुख साधन है टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। भाई इनकम मतलब आय, इन्वेस्ट मतलब विनियोग, तो विनियोग पर आय कितना दिया हुआ है? बोले सर विनियोग पर आय दिया हुआ है 590। बच्चा प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, अगर इंग्लिश का इशू होती है स्पेलिंग का तो आपको जो मेन पेपर मिलेगा उसमें इंग्लिश भी लिखी रहेगी, ठीक है। तो अगर विनियोग की स्पेलिंग नहीं बनती है तो वहां पे लिखी मिलेगी आपको। चलो आगे स्टेशनरी, स्टेशनरी कहां जाएगी? बाई में जाएगी, याद है सारी चीज ना, स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी कितनी है? बोले सर स्टेशनरी का दिया हुआ है, स्टेशनरी का है 70 है क्या? 70। आगे क्या दिया हुआ है? बोले सर ये दिया हुआ है लघु व्यय, पेटी एक्सपेंसेस, बाई पेटी एक्सपेंसेस, छोटे जो व्यय होते हैं पेटी एक्सपेंसेस, कितना दिया हुआ? बोले सर ये दिया हुआ है 180। कितना दिया हुआ है? 180, 180। फिर क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना दिया हुआ? बोले सर ये दिया हुआ है 60। कितना दिया हुआ है? 60। ओके, क्लियर है यहां तक? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? दिख रहा है सभी लोगों को? मेरी आवाज आ रही है ना? जल्दी से कमेंट करो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? सभी लोगों को दिख रहा है? बहुत ही सिंपल सा, बैलेंस बीडी कितना है? 880 है। सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा कितना है? 7520 है। और डोनेशन की बात की जाए तो 1600 है। एंट्रेंस फीस कितनी है? 860। रेंट रिसीव्ड 1050। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 590। इलेक्ट्रिक चार्ज 680। टैक्स 100। सैलरी 4300। ऑनरम सेक्रेटरी 500। ये सचिव का मानदेय है। भाई सिंपल सी बात है, अलाहाबाद संगठन के एक सेक्रेटरी होगा जो सारी देख रेख करता होगा, है ना, तो वो सेक्रेटरी। और स्टेशनरी कितना? 70। ऑपरेटिव एक्सपेंसेस 180 और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो गया? 60 हो गया। अब आपको करना क्या है? इन सारे को जोड़ना है। याद रखना पहले इन सबको मत जोड़ना, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्राप्ति भुगतान खाते का शेष हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा हमेशा? जल्दी से कमेंट करो। कल मैंने आपको बताया था ना कि प्राप्ति भुगतान खाते का शेष हमेशा क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो। चलो देखें तो कि कितना आप लोग एक्टिव रहते हैं। कल का वीडियो आपने देखा है कि नहीं देखा है? बस ऐसे ही मस्के पड़े हो कि हाँ हमने देखा हुआ है। जल्दी से बताओ, प्राप्ति भुगतान खाते का शेष हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या आता है? डेबिट की क्रेडिट? तुक्का मत मारना, जल्दी से करो। वेरी गुड, डेबिट होता है हमेशा। क्या होता है? डेबिट। और यदि डेबिट है तो इधर का योग हमेशा क्या होगा? ज्यादा। मैंने बताया था कि प्राप्तियां हमेशा क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं भुगतान से। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि डेबिट क्या होता है, मतलब प्राप्ति भुगतान खाते का शेष हमेशा होता है, तो याद रखना डेबिट होता है, ठीक है। मैंने कल की थ्योरी में भी आपको बताया हुआ था ऑब्जेक्टिव किस तरीके से। तो इन सबको जल्दी से जोड़ो। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा 12500। आप आराम से बैठ के जोड़ते रहना। इन सबका योग कितना आएगा? 12500। फिर आप इन सब चीजों को जोड़ो जल्दी से, इन नंबर्स को। तो इन नंबर्स को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? बोले सर यहाँ पे 0 आ गया। 8 6 14, 14 हुआ ना, 21 21 21 21 8 29, ठीक है। 6 7 3 10 15 16 16 2 18। ओके, 4 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 5890 माइनस 12500, माइनस करो 12500। ये 12500 क्या माइनस हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये 12500 प्राप्तियां हैं। 5890 क्या है? बोले सर भुगतान है। इनको माइनस करो तो 0, 15 में 9 गए 6, सॉरी 10 में 9 गए 1, 15 में 8 गए 7, 15 में 9 गए 6, 12 में 6 गए 6, तो 6610 कितना आ गया? बोले सर 6610। तो ये 6610 क्या आ गया? अंतिम रोकड़ शेष आया, बाई बैलेंस शीडी आया। कितनी आ गया? बाई बैलेंस शीडी अंतिम रोकड़ शेष
6,610। भाई 12,500 क्या आया था? प्राप्ति आया था। 5,890 क्या आया था? भुगतान आया था। माइनस किया 0, 10 में 9 गए 1, 15 में 9 गए 6, 12 में 6 गए 6, 1 में 1 गया कुछ नहीं। इधर का टोटल अब कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12,500। इसका आंसर क्या आ गया? तो इसका आंसर आ गया 6,610। अब ये 6,610 क्या था? ये अंतिम रोकड़ शेष था। ये अंतिम रोकड़ शेष का मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि संस्था के पास 12,500 रुपया मिला था, जो चंदे से मिला था, जो सब्सक्रिप्शन से मिले था, जो कि डोनेशन से मिला था, जो कि प्रवेश शुल्क से मिला था, जो कि किराया प्राप्ति से मिला था, वो 12,500 था, जिसमें से 5,890 रुपया संस्था ने क्या किया था? व्यय किया हुआ था, ये भुगतान किया हुआ था। और फाइनली संस्था के पास बचा कितना था? तो बचा था 6,610। और ये 6,610 ही क्या था भाई? बैलेंस शीट था, यानी कि अंतिम रोकड़ शेष था। ओके, क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो ये वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी रहेगी तो दोबारा देख के फिर से इसको आराम से लिख सकते हो, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मैं तुमको पूरा लिखने का मौका दूंगा और मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो इसको वीडियो की प्लेलिस्ट में पड़ी रहेगी, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार मन मर्जी वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो सेव रहेगी वहां पे। ठीक है, चलो तो मैं इसको मिटाता हूं और चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे द्वारा ये जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, देखो बच्चा, मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को वीडियो समझ में आए, आप लोगों से बने भी, लेकिन अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जा रही है, अभी भी वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर रिप्लाई करिए कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम वो सुधार के लाऊं। हालांकि ऐसा कोई दिक्कत आपके साथ जाने वाली है नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए बच्चा, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2 शो हो रहा होगा, आप अपनी बुक से जल्दी से मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को आपकी बुक में, और फिर अगर मैं सवाल बताने लगूंगा तो ये अगर नहीं भी दिखाई दिया करेगा तो आप अपने बुक से उसको मिलाते रहा करो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे लिखते हैं। ये देखिए, इसको हमें मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए, भोपाल साहित्यिक क्लब द्वारा, तो चलिए भोपाल लिटरेरी क्लब का है तो लिख देते हैं भोपाल। ठीक है, भोपाल लिटरेरी, तो भोपाल लिटरेरी क्लब का है। ठीक ना, लिटरेरी है, सॉरी, भोपाल लिटरेरी क्लब का है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर एंडिंग कितनी है? 31 मार्च 2018। ठीक है, 31 मार्च 2018, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, ध्यान से समझो। रोकड़ शेष 1 अप्रैल 2017 का 50 रुपया है। अब यहाँ पे 2 रोकड़ शेष दिए हुए, एक तो रोकड़ शेष है, एक बैंक शेष भी है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? कोई काम चलाने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे हमको लिखना है टू बैलेंस बीडी, और फिर लिखा हुआ है कैश, तो हमको लिख देना है कैश, क्योंकि रोकड़ शेष कितना है? बोले सर रोकड़ शेष दिया हुआ है 50 रुपया, तो यहाँ पे हमने रोकड़ शेष लिख दिया 50। फिर दिया हुआ बैंक शेष, तो बैंक शेष कितना दिया हुआ है? बोले सर बैंक शेष दिया हुआ है 4500 रुपया। कितना दिया हुआ है? बोले सर 4500 रुपया। तो टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस बीडी कितना था? बोले सर 4550 रुपया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों में कुछ लोगों को दिक्कत आ गई होगी, और पता है दिक्कत किनको आई होगी? जिन लोगों ने शुरुआत से इन वीडियो को नहीं देख रखा है। अब सोचिए कि मैं आज पढ़ा रहा हूं अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण का पार्ट 3, और आपने पहला पार्ट दूसरा देखा नहीं, तो भाई कैसे समझ में आने वाला है? ये तो वही बात हुई ना कि 2 दिन आपने क्लास नहीं ली और तीसरे दिन आप कक्षा में बैठे हो, तो आपको कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो वहां पे तो क्लास में नहीं ले पाए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ नहीं ले पाए हो तो यहाँ क्लास अपलोड है, पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बात को समझे। यहाँ पे तो जो अंतिम शेष था वो कैश में भी हो सकता था, वो बैंक में भी। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि जो अंतिम शेष है उसमें कैश में 50 है और बैंक में कितना है? 4500 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सचिव का वेतन 500 रुपया है। ठीक है, वेतन है, तो चलो ऑनरम सेक्रेटरी का जो वेतन है सचिव का, ठीक ना, तो सैलरी लिख देते हैं सेक्रेटरी की। कितना है? बोले सर सैलरी दी है 500। आप ऑनरम सेक्रेटरी की सैलरी भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना आप समझदार हो कि मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दिया, तो आप समझ सकते हो ऑनरम सैलरी आप लिख सकते हो, या सेक्रेटरी की सैलरी। चलो कितना है?
तो बोले सर 500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है, बोले भुगतान है। अच्छा, आप लोगों में किन लोगों को ये प्रॉब्लम जा रही है कि सर अभी ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने भुगतान में क्यों लिख दिया? भाई बहुत समस्या वाली बात है। एक बात, ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं कि भुगतान यानी कि व्यय क्या होती है और आय क्या होती है। भाई प्रिंटिंग कराने के लिए, स्टेशनरी कराने के लिए आय है क्या कि व्यय? व्यय भुगतान है, सिंपल सी बात है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना है, बोले सर इसका है 3000 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 6% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग। अब देखिए पहले सवाल में जब हम लोगों ने किया था तो वहां पे लिखा हुआ था विनियोग पर आय। क्या लिखा हुआ था बच्चा? विनियोग पर आय। उसको हमने कहां लिखा था? यहां। उसको हमने पढ़ा क्या था? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वो था विनियोग पर आय। लेकिन ये विनियोग पर आय नहीं है, ये विनियोग है। और यदि ये विनियोग है तो ये क्या किया हमने? भुगतान किया है। अब जब उससे हमको आय प्राप्त होती तो हमारे लिए क्या होती? प्राप्ति। अब देखो बच्चा, यही गलती लोग करके आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ रखा ना कि इन्वेस्टमेंट सर जी यहां लिखे हैं तो प्राप्ति ही होगी। भाई ये भी तो देखो कि इन्वेस्टमेंट के पहले वहां इनकम जुड़ा है। अगर इंटरेस्ट होता तो यहां पे होता, लेकिन यहां पे केवल इन्वेस्टमेंट शब्द दिया हुआ है। विनियोग, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग किया है, यानी कि बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? बोले सर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10,000। कितना दिया हुआ इन्वेस्टमेंट? 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो बाय इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सरकारी प्रतिभूतियों में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन है बीच में। ओके, चलो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विज्ञापन 2500 रुपया, एडवर्टाइजमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट कितना है? तो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है साफ साफ शब्दों में 2500 रुपये। कितना? 2500। उसके बाद क्या दिया हुआ है? तो बच्चा उसके बाद दिया हुआ अग्नि बीमा। भाई बीमा भी भुगतान है, बाय फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? बोले सर फायर इंश्योरेंस दिया हुआ है 700। फिर क्या दिया हुआ है? खेल कूद पर व्यय दिया हुआ है, बाई स्पोर्ट एक्सपेंसेस, व्यय है ना, बाई स्पोर्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ? बोले सर ये दिया हुआ है 5000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साफ साफ दिया हुआ था। सैलरी 500 लिख दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा 3000 हो गया, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, याद रखना इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूतियों पर विनियोग किया है, यानी कि पैसा बच्चा दिया हुआ है, आय नहीं प्राप्ति। अगर आय प्राप्त होती तो उसको अपन कहां लिखते? प्राप्ति में लिखते। अगर विनियोग पर ब्याज प्राप्त होता तो कहां लिखते? प्राप्ति पर लिखते। लेकिन विनियोग किया हुआ है, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा हुआ है नहीं है, बल्कि विनियोग किया है उस पर, तो कहां पे जाएगा? हो जाएगा भुगतान किया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन है, इसलिए यहां पे लिखा। फायर इंश्योरेंस यानी कि अग्नि बीमा का पैसा दिया होगा तो 700 यहां पे आया। और स्पोर्ट यानी कि खेल कूद पर व्यय किया तो ये हमने कहां पे लिखा? भुगतान पे। अब बारी आती है और भी कुछ नीचे तो लिखा हुआ प्रवेश शुल्क से प्राप्ति। हम सबको पता है कि प्रवेश शुल्क का मतलब क्या होता है? एंट्रेंस फीस। तो यहां पे लिखो टू एंट्रेंस फीस। और एंट्रेंस फीस कितनी दी हुई है? बोले सर 2016-17 की दी हुई है 1000 रुपया, 2017-18 की दी हुई है 12,000 रुपया। तो देखो ये तो 12,000 किसकी हो गई? करंट ईयर की। अब आप मेरे से बोल सकते हो कि सर करंट ईयर की 12,000 कैसे हुई? हम खाता किस साल का बना रहे हैं? 2018 का ना। अगर 2018 का बना रहे हैं तो 2017-18 का जो एंट्रेंस फीस थी ये तो वर्तमान की है, चालू वर्ष की है। इसके पहले जो दी हुई है 2016-17 की 1000 रुपया, वो किसका है? तो याद रखना वो आपका जो दिया हुआ है कितना? बोले सर 1000 रुपया, वो दिया हुआ है लास्ट ईयर का। किसका दिया हुआ है? एडेड लास्ट ईयर का। कितना? तो लास्ट ईयर का दिया हुआ 1000 रुपया। तो टोटल यदि बात की जाए तो कितना एंट्रेंस फीस है? बोले सर टोटल है 13,000 रुपया। अब बच्चे यहां पे समझो जिसको समझ में नहीं आया है, देखो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी आय, कोई भी व्यय वो किसी भी वर्ष का हो, अगर इस वर्ष मिल गया है, दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका लेखा यहां पर किया जाएगा। अब देखो 12,000 रुपया 2017-18 का एंट्रेंस फीस था। हम 18 का अगर खाता बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है 17-18 ये वर्तमान का था, तो आपको करंट ईयर का नहीं लिखने की जरूरत थी। ये 2016-17 का था। अगर ये 2016-17 का था तो सिंपल सी बात है ये किसका था? ये लास्ट ईयर का था। लास्ट मतलब बीता हुआ कल, ठीक है ना, या प्रीवियस ईयर भी आप लिख सकते हो। कितना? 1000। टोटल अगर बात की जाए तो कितना आ गया? 13,000। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने क्यों जोड़ दिया? क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी वर्ष का अगर मिलेगा तो वो जुड़ेगा। चलो ठीक है,
आगे यदि बात करते हैं जो चंदे से प्राप्ति लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना दिया हुआ है, ये भी दिया 2016-17 का 900, 17-18 का 20,000। तो देखो 20,000 तो दिया हुआ है करंट ईयर का, ठीक है। अगर बात की जाए तो एडेड करना है अपन को लास्ट ईयर का भी दिया हुआ है। लास्ट ईयर का कितना दिया हुआ है, बोले सर लास्ट ईयर का दिया हुआ है यहाँ पे 900 रुपया, कितना 900, और ना सिर्फ लास्ट ईयर का दिया हुआ है, एडेड नेक्स्ट ईयर का भी दिया हुआ है, तो प्लस कर दो नेक्स्ट ईयर यानी आगामी वर्ष का भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ईयर का कितना है, बोले सर नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है 500 रुपया, तो इसको भी ऐड कर दो। टोटल अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, बोले सर 29,500 हो जाएगा। अब आप में से कई सारे लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि सर 29,500 रुपया कहाँ से आ गया। भाई सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन था 20,000 2017-18 का था, 18 का बना रहे हैं तो ये वर्तमान का था। 900 रुपया 2016-17 का था यानी प्रीवियस ईयर का था, ये लास्ट ईयर का था, और ये नेक्स्ट ईयर का था 500 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कैसे पता चला, भाई साफ साफ लिखा हुआ 2018-19, और 2018-19 तो क्या है, बोले सर 2018-19 तो होगा आपका नेक्स्ट ईयर। टोटल कर दिया 29,500। अब देखो बच्चा एक चीज लास्ट में लिखी हुई है, 31 मार्च 2018 का शेष। 31 मार्च 2018 का शेष का मतलब क्या है, और वो भी रोकड़। तो बच्चा अगर आपने मेरी कल की क्लास ली होगी ना, मैं बार बार देखो नहीं बोलूंगा कि आप कल की क्लास ली होगी, तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, और अगर आप नहीं ले रहे हो तो फिर पुरानी क्लासेस को देख के आओ। मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे अंतिम शेष होगा। अब एक बात बताओ, 31 मार्च 2018 को खाते बन रहे हैं तो अंतिम शेष किस दिन आएगा, बोले सर 31 मार्च 2018 को आएगा। और यहाँ पे जो शेष दिया हुआ है वो कब का दिया हुआ है, बोले सर शुरुआत का भी दिया हुआ है यानी कि 1 अप्रैल का भी, और अंतिम का भी दिया हुआ है। कुल मिलाकर उत्तर भी दिया हुआ है कितना, तो 22 दिया हुआ है बैलेंस शीट। बस आपको मैच करना पड़ेगा। उत्तर दिया हुआ है बच्चा, उत्तर आपको दिया हुआ है, केवल और केवल आपको मैच बस करना है। कैसे मैच करना है कि अगर वो चीजें मैच कर गई तो हमारा आंसर सही है। कैश कितने दिया हुआ, बोले सर कैश दिया हुआ 650, कैश कितना है 650, और रोकड़ शेष कितना है, बोले सर रोकड़ शेष है, सॉरी बैंक शेष कितना है, बोले सर बैंक शेष है 16,600। कितना है 16,600। इनको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, बोले सर ये आएगा 0 5 6 6 12 6 1 7 17,250। कितना आएगा, बोले सर 17,250 आएगा। दिख रहा है यहां तक सभी लोगों को 17,250 आ गया। अब आप में से बहुत सारे लोगों को एक बात नहीं समझ में आई होगी कि सर अभी तक तो ये आप करते थे, या पहले सवाल में तो आपने ये बताया कि आपको प्राप्तियां पहले जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल पहले प्राप्तियां ही जोड़ना पड़ेगा। तो फिर यहां पे 17,250 अंतिम शेष कैसे आ गया, बच्चा याद रखना यहां पर क्वेश्चन ने अंतिम शेष दिया हुआ था निकाल करके, ठीक है। तो इसका मतलब हमें घटाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो इतना ही आएगा, लेकिन हमें चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, अगर ये चीजें मैंने यहाँ पे जोड़ी और इन भुगतानों को घटाया, अगर 17,250 आ रहा है तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारे द्वारा जो ये सवाल लगाया गया है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। तो चलिए चेक कर लेते हैं जल्दी से, इनको जोड़ लेते हैं। ये कितना आएगा, बोले सर 0 आएगा, यहाँ पे ये 5 आएगा, 5 5 10 आएगा, उसके बाद 9 3 12 4 16 1 17 आएगा, 2 3 3 3 3 3 3 4 470 50। कितना आ गया, 470 और 50। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, गड़बड़ कर दिए क्या कहीं कुछ। 470 50 से कितना है, कुछ जोड़ गड़बड़ कर रहे हैं, 50 45 13,000 21,400, ये गड़बड़ कर दिया क्या। अच्छा ये 29,000 नहीं है, सॉरी ये गड़बड़ किया हुआ है, ओहो सो सॉरी भाई। इसको अगर अपन जोड़ेंगे, सॉरी है, इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो 0, ये कितना आ जाएगा 0 9 5 14, ओ सो सैड 21,400 आएगा, इसीलिए तो गड़बड़ हो गया था। गलती से मुझे लगे ये 9,000 है, तो ऐसी माइनर सी मिस्टेक हो जाती है, सो सॉरी, ठीक है। ये माइनर सी मिस्टेक होगी, मुझे लगा 9,000 था तो मैंने फिर 29,500 कर दिया था, सो सॉरी, जबकि ये 900 था। हाँ तो कि अब जोड़ो, अच्छा तो ये 0 आ गया, फिर इसको करो तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये 5 आ जाएगा, फिर करो तो 5 4 9 9 आ गया, फिर करो 3 1 4 4 8 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, बोले सर
2 1 3 38,950 कितना आ गया? बोले सर ये आ गया 38,950। अब देखो इन सबको जोड़ो जल्दी से। तो इन सबको जब आपने जोड़ा तो भाई हमें प्राप्तियों को तो पता है कितना है, 38,950 है, माइनस करना है भुगतान को, तो इनको यहाँ पे जोड़ो। इसको मत, अच्छा इसको मत काउंट करना है, क्यों? क्योंकि अंतिम शेष है, यहां तक भुगतान है सारे, तो इसको काउंट किया। यहाँ पे 0 आया, दूसरी लाइन पे कितना है? बोले सर यहाँ पे भी 0 है, तीसरे में 5 5 5 10 10 7 17, यहाँ पे 17 आ गया। आगे बात की जाए तो फिर क्या है? 3 1 4 2 6 6 5 11 1 कितना है? 12 है। माइनस करो जल्दी से, तो 0, ध्यान समझना, 5 9 में 7 गए 2, 8 में 2 गए 6 और 3 में 1 गए, 3 में 1 गए। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे? एक बार फिर से इसको जोड़ लो। आज पता नहीं जोड़ गलत हो रहा है, बात क्या है भाई? इसको जोड़ा अपन ने, कितना हो गया? बोले सर ये हो गया अपन का 0 आ गया। इनको जोड़ा तो ये कितना आ गया? ये अपना आ गया 0 5 10 आया, तो फिर अपन का तीसरे नंबर पे भी, हाँ 10 7 17 किया, ठीक है। उसके बाद 3 1 4 3, अच्छा 10,000 है, सो सॉरी, 3 2 5 5 10 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 11 और 1 1 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, सो सॉरी, है ना। तो कितना हो गया? यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी माइनर सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि क्या है कि ऑनलाइन चीजें चलती रहती हैं, तो थोड़ा सा जोड़ घटाने में ध्यान कम चला जाता है, तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। एक्चुअली मैं 1,000 इसको मान के जोड़ दिया था, जबकि वो 10,000 था, और ऐसे यहाँ पे माइनर से मिस्टेक हो गई थी। 900 था तो 900 तो 9,000 मान के जोड़ दिया था, ठीक है। तो उसके लिए सो सॉरी। तो समझ में आ गया कितना आया? अंतिम शेष 17,250 है। कितना आ गया? 17,250, और ये अंतिम शेष आ ही रहा। टोटल अगर इसको कर देते हैं तो कितना आ जाता है? बोले सर ये आ जाता है 38,950। कितना आ जाता है? 38,950। तो ये बार बार मैं घटा के आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से अंतिम शेष निकलता है। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते थे, मतलब ये प्लस माइनस मुझे करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। इतना तो आप कुछ भी खुद भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैं स्क्रीन के बाहर आ गया हूं, ताकि आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, बोर तो नहीं हो रहे हो? क्लास लंबी तो नहीं हो रही है? बिल्कुल लंबी नहीं हो रही है। 35-40 मिनट हो गए होंगे, है ना। 10-15 मिनट और कर लेते हैं आराम से, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। ओके, लगा दीजिए सर तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चा, आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन शो हो रहा होगा। हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। रेगुलर जुड़ने का प्रयास किया करिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखा करिए, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि लगभग 40 से 45 मिनट की हम लोग क्लास रखेंगे। किसी दिन की बात अलग है। अब जैसे आज मैं तीसरा सवाल बताने लगा तो हो सकता है थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए, है ना। कल की जैसे क्लास 50 मिनट तक हो गई तो वो बात अलग है। एवरेज हम लोग इतनी ही क्लास लेके चलेंगे ताकि आपको बोरिंग भी मत लगे, ठीक है। बाद में तो फिर अपन 2.5-3 घंटे लगातार संडे टू संडे क्लास लेकर के और रिकॉल मार दिया करेंगे, रिवीजन मार दिया करेंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज लगवा दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप हमसे जुड़े तो रहिए, फिर देखिएगा आपको अकाउंट में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप अपनी बुक से आराम से उसको मैचेट कर सकते हो। चलो, निम्न सूचनाओं के आधार पर सागर के अग्रवाल क्लब का, चलो भाई अग्रवाल जी आ गए, ठीक ना, अग्रवाल क्लब का, यहाँ पे अग्रवाल क्लब लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ऊपर की हेडिंग आपको दिखना चाहिए, अग्रवाल क्लब, ठीक है। तो अग्रवाल क्लब का क्या बनाना है? बोले सर 31 मार्च 2018 को प्राप्ति भुगतान खाता, डेट वही है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्राप्ति भुगतान खाता ही बनाना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है, जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसा करते जाएंगे, प्लीज सबसे बनेगा, बहुत आराम से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन ने पहले लाइन में दिया हस्तस्थ रोकड़ और 1/4/2017। अगर ये 31 मार्च 2018 है तो सिंपल सी बात है, 1/4/2017 का मतलब उसका प्रारंभिक रोकड़ शेष था। टू बैलेंस बीडी, प्रारंभिक रोकड़ शेष को बीडी लिखते हैं, बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन होता है, ठीक है, ओके। और सीडी का मतलब कैरेट डाउन होता है, उसको अगले वर्ष के लिए क्या करना है? कैरी करना है, ले जाना है।
तो टू बैलेंस्ड बीडी कितना दिया हुआ, बोले सर ये दिया हुआ है 11,500, तो बस 11,500 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं भाई मेरे प्रारंभिक रोकड़ शेष लिख देना, क्वेश्चन पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी रहेगी, क्यों दिक्कत ले रहे हो भाई। और यदि आपने हिंदी मीडियम का डाला हुआ तो भी आप इंग्लिश से ऐसे कर सकते हो, कोई इशू होने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों कुछ स्कूल के मास्टर या जो भी हैं जबरदस्ती का फंसा के रखा है, हिंदी अगर आपने भरा तो ये सब हिंदी से लिखना पड़ेगा, बैलेंस बीडी को प्रारंभिक रोकड़ शेष लिखना पड़ेगा, ऐसा बच्चा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं, वर्ष का चंदा प्राप्त, टू सब्सक्रिप्शन, तो टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और कैसा दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है पहले 2016-17 का 15,000, अब जैसे दिया हुआ लिख लेते हैं 2016-17 का 15,000, तो लिख लेते हैं 15,000, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि लास्ट ईयर का था, क्योंकि अगर 2018 का बन रहा तो 2016-17 का लास्ट ईयर का था, ठीक है। चूंकि सन लिखा हो तो अपन सन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2017-18 का 59,000, अब देखो ये करंट ईयर का था 2017-18 का 59,000, तो आप यहाँ पे सीधे लिख दो 59,000, ठीक है। या तो आप इसे करंट ईयर और यहाँ पे आप इसको प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर भी लिख सकते हैं, प्लीज डाउट में मत रहना, मैं इसीलिए आराम से हर बातें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यदि बात की जाए तो 2018-19 का कितना है 6,000, नेक्स्ट ईयर का 2018-19 का कितना है, तो इसका दिया हुआ है 6,000 रुपये, ठीक है। इन सबको जल्दी से जोड़ो, आराम से भाई जोड़ना है, ठीक ना, कैलकुलेशन आराम से करना है। कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 0,0,9,6,15,5,20 और ये कितना हो जाएगा 5,1,6,2,8, ठीक है। कितना आ जाएगा 80,000, कितना आ जाएगा ये 80,000 आ जाएगा, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, दान दिया हुआ है, तो भाई लिख दो डोनेशन, टू डोनेशन, और डोनेशन कितना दिया हुआ, बोले सर डोनेशन दिया हुआ है 20,000, डोनेशन कितना दिया हुआ, डोनेशन दिया हुआ है 20,000। आगे यदि बात की जाए तो प्रवेश शुल्क दिया हुआ है, टू एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस कितनी दी हुई है, 9,000 की दी हुई है, कितने की दी हुई है, बोले सर 9,000 की दी हुई है। आगे यदि बात की जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, प्राप्ति नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, पेमेंट होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज इतना तो समझ पा रहे हो ना कि पेमेंट क्या कहलाता है और इनकम क्या कहलाती है। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो पेमेंट होगा, कितना है, बोले सर इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है 7,000, कितना दिया हुआ है, बोले सर ये दिया हुआ है 7,000। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है सैलरी यानी कि 30,000, आगे क्या दिया हुआ है सैलरी, और सैलरी कितना दी हुई है, बोले सर सैलरी दी है 30,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, सचिव का मानदेय भी दिया, ऑनरम टू सेक्रेटरी भी दिया हुआ है, सचिव का मानदेय अलग से दिया हुआ है ऑनरम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू सेक्रेटरी पूरी स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिख रहा हूं, आपकी बुक में लिखी भी हुई है। ऑनरम सेक्रेटरी कितना दिया हुआ है, बोले सर ये दिया हुआ है 10,000 रुपये, कितना है 10,000 है, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया, फुटकर बे, पेटी एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, बाई में आ गया एक्सपेंसेस है तो सिंपल सी बात है, पेटी एक्सपेंसेस कितना है, बोले सर पेटी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 4,800, कितना दिया हुआ, बोले सर ये दिया हुआ 4,800। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, पेटी एक्सपेंसेस 4,800 कैसे दिया भाई, सिंपल सी बात है, दिक्कत होने वाली बात भी नहीं थी। आगे दिया हुआ है क्या, आगे दिया क्लब बिल्डिंग का किराया। अब देखो अगर आपने केवल यहां तक पढ़ा कि क्लब के बिल्डिंग का किराया तो सीधे आप यहां पे लिख दोगे, जबकि बच्चों साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैसा है, अर्जित है। अर्जित का मतलब एक्रूड है, अगर एक्रूड है तो उसकी एंट्री यहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत में भी मैं बता चुका था और कल भी आपको बता चुका हूं कि एक्रूड इनकम यानी कि उपार्जित या अर्जित आय, अनुपार्जित आय या अनक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग यानी कि अदत्त व्यय या बाकी व्यय, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनका लेखा प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं किया जाता है, तो इसका लेखा यहां पर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ, लेखन सामग्री व्यय, आपको लगेगा यहां पे लिखे स्टेशनरी का व्यय है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, बाकी। बाकी मतलब आउटस्टैंडिंग, अदत्त याचना, बकाया राशि, अदत्त याचना कहो, आउटस्टैंडिंग कहो, बकाया राशि कहो या बकाया कहो, इसका मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग होता है, तो यहां पर इन दोनों का लेखा नहीं होगा। अब देखिए है तो बहुत सरल प्राप्ति भुगतान खाता, लेकिन अगर आपने छोटे छोटे नियम नहीं पढ़ रखे हैं, जिस नियम पे हमने पहले भी बात की थी, कल भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने इंपॉर्टेंट करके बताया था। अब देखिए ना, आपने ये दो नियम नहीं पढ़े थे कि अदत्त व्यय का लेखा यहाँ पे नहीं होता है और अर्जित ब्याज या अर्जित आय का लेखा यहाँ पे नहीं होता है, आप गलत करके चले आते, दोनों को लिख के चले आते, आंसर कर देते, फिर आप कहते हमसे तो भैया बन गया पूरा सवाल,
ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरी छोटी छोटी बातों को आज भी जब मैं शुरुआत किया हूं वीडियो को तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि नहीं बताया, मैंने बताया। इसीलिए मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुना करो, बहुत आपके लिए प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, बस आपको जोड़ घटा देना है। तो इनको जल्दी से जोड़िए। आप कितना जोड़ोगे प्राप्तियों को पहले, तो ये सब अगर आप जोड़ोगे तो भाई 0 आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे कितना है, बोले सर 5 आ गया, ठीक है। फिर ये 9, 9 1 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 8 2 10, 10 एक कितना आ गया, 11 आ गया। 1,10,500 आ गया। कितना आ गया, 10,000 नहीं 20,000 आएगा, सॉरी प्लस कर दो भाई, कहाँ पे मिस्टेक्स हो गई। 5 हो गया, 1 9 1 10 थी, अच्छा 10 थी, 8 2 10 1 11 1 12, ठीक है। 1,20,500 इनको जोड़ो जल्दी से। तो इनको आपने जोड़ा तो कितना है, बोले सर ये 0 आया, यहाँ पे 0 आया, ये 8 आया, 7 7 7 4 11 आया, और फिर 3 1 4 4 1 5 आया। 51,800 माइनस कर दो, 1,20,500 माइनस 1,20,500 कितना आ जाएगा, बोले सर 0 0 15 में 8 गए 7, और 10 में 2 गए 8, 12 में 6 गए 6, 68,700 कितना आ जाएगा, 68,700। और ये 68,700 ही क्या कहलाएगा, बाई बैलेंस शीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाई बैलेंस शीट। कितना, बोले सर 68,700। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम जाने वाली है कि 68,700 कहां से आया। भाई मैंने प्राप्तियों में से भुगतान को क्या कर दिया है बच्चा, मैंने प्राप्तियों में से भुगतान को घटा दिया है। ये काम आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आने लगा। बाय बैलेंस शीट क्या होती है, अंतिम शेष होता है। टू बैलेंस बीडी क्या होता है, प्रारंभिक रोकड़ शेष होता है। प्राप्तियों को जोड़ देते हैं, भुगतान से माइनस कर देते हैं, और करने के बाद जो शेष बचता है वो अंतिम रोकड़ शेष होता है। ओके, क्लियर बात है। यही अंतिम रोकड़ शेष जब 2019 का बनाएंगे तो उसका प्रारंभिक रोकड़ शेष हो जाएगा। प्राप्तियों में सारी प्राप्तियां यहाँ पे ऐड होती हैं, वो किसी भी वर्ष की हों, लेकिन याद रखना आदत्त व्यय पूर्वदत्त व्यय का लेखा नहीं होता है, अर्जित व्यय अनुपार्जित आय का लेखा नहीं होता है। भाई बस करो यार, इसके बावजूद भी यदि आपसे प्राप्ति भुगतान खाता नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जाके इलाज करवाइए किसी मेंटल हॉस्पिटल में, फिर आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलिए आज की बातें मुलाकातें यहीं पे समाप्त होती है। आपसे अलविदा कहने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू पढ़ाते ही रहे, लेकिन समय इजाजत मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास भी होती है, और अब से कुछ ही देर पे मेरी पॉलिटी की क्लास भी होने वाली है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों के घर पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो पुलिस SI SSC, MP पुलिस MP SI, यूपी पुलिस यूपी SI, दिल्ली पुलिस दिल्ली SI, किसी की भी यदि वो तैयारी करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। इस प्लेटफॉर्म में पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ ये सब कुछ मैं पढ़ाता हूं। बाकी रीजनिंग MPG के आनंद सर हैं, वो पढ़ाते हैं। इंग्लिश की क्लास यदि आपको ज्वाइन करना है तो अजय सर के द्वारा पढ़ाई जाती है, रात को 9:30 बजे वो लाइव मिलते हैं। बाकी क्लासेस रहती है, लेकिन आपके लिए 2 क्लासेस इंपॉर्टेंट है, मेरी अकाउंट और इंग्लिश की। ओके, तो चलिए बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होती हैं। आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और स्नेह इसी तरह से बना के रखिए, और वीडियो को प्लीज हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। थैंक यू।